हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 10 हासिल करने वाले अंशुल वर्मा जी। वेलकम अंशुल टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। अंशुल, हाउ आर यू फीलिंग? ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। वर यू कॉन्फिडेंट कि इस अटेम्प्ट में यू विल बी इन द लिस्ट मेकिंग टू द टॉप 10? मैम, आई cannot say I was confident, but I'd certainly say I was motivated. क्योंकि जब इस बार प्रीलिम्स निकला था तो मैंने डिसाइड कर लिया था दूसरे दिन से ही कि भाई इसके बाद अब देना नहीं है प्रीलिम्स। मैं जो भी करना है बस इसी बार कर लेना है। तो मोटिवेटेड जरूर था मैं। और शायद यही ड्राइविंग फोर्स भी था कि क्लियर करना है तो इस अटेम्प्ट में, और हुआ भी क्लियर एक बेहतरीन रैंक के साथ। जी मैम। अंशुल, अभी तो आपकी रैंक 10 आई है सीजीपीएससी 2020 में, लेकिन थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो मैम, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीई फ्रॉम बीआईटी दुर्ग। उसके बाद मैंने एमटेक किया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में ही मैम इसकी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। अंशुल, क्या मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज के लिए? मैम, बेसिकली बिकॉज माय पेरेंट्स वर बोथ सिविल सर्वेंट्स, तो बचपन से ही इस प्रोफेशन और इस लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा मतलब जो बेडरॉक है इस चीज़ का, सबसे पहले ये था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैम, मुझे लगा कि यही इसी के लिए ही बना हूँ मैम मैं। जी। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया इस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, इट रिक्वायर्स लॉट। एक साल का Yes. एग्जामिनेशन साइकिल ही रहता है, और उससे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउ डिड यू जी सस्टेन योर इंटरेस्ट? 2 अटेम्प्ट आपने दिए। मैम। मैम, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि सच बोलूं तो एक दिन जब मैं उठता था तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था, पर वहीं एक दिन ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा लो रहता था मैं, कि भाई अब तो अब तो लग रहा है कि फिर से दूर हो गया, 2 कदम दूर हो गया। कल पास था, आज फिर दूर हुआ, कल फिर पास, ऐसा होता रहता था मैं। तो पर इस पूरी जर्नी में, इस एक साल के प्रिपरेशन में, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू स्टे मोटिवेटेड। और मैंने मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका ये डिसाइड किया कि आई हैव टू मेजर माय प्रोग्रेस, समय समय के साथ साथ, वीकली, मंथली, और इनफैक्ट on a daily basis it is important to measure your progress. तो मेरे लिए तो यही था, जो छोटे छोटे टेस्ट देके अपने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के खुद को खुद की प्रोग्रेस जो मैं कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ, उसको चेक करके ही आई थिंक आई मैनेज टू स्टे मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इट इज इजियर टू गेट लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अंशुल जी, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि जो पहले अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जो भी खामियां रह गई थी उसको किस तरीके से समझा, एनालाइज किया, और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको चॉक आउट की। मैम, पहले अटेम्प्ट में जो मेरी सोल कमी थी वो ये थी कि मैं इस पेपर के रिक्वायरमेंट्स को सही से समझ नहीं पाया। और इस पेपर के रिक्वायरमेंट्स एज इन ये क्या मांगता है, इसको मुझसे क्या चाहिए, किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, और कितने लिमिटेड चीजों में मुझे इसमें इस गेम को खेलना है, मुझे वो ही नहीं पता था सही से। तो जो मुझे पहले और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच का समय जो रहा, और क्योंकि जो मेरा पहला एग्जाम का फेलियर था, उससे सबसे पहले तो मुझे यही समझ में आया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इसके प्रीलिम्स के एग्जाम को पूरी करने की, वो मैंने पहले अटेम्प्ट में पूरी ही नहीं करी थी। और वो फॉर एक मैं सबसे कम शब्दों में बोलूँ तो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज देना, करंट अफेयर्स को जितना भी ड्यू रिस्पेक्ट है वो देना, उन ये तीनों चीजें मैं सक्सेसफुली कर नहीं पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सेकंड अटेम्प्ट में जैसे ही, क्योंकि एग्जाम हुआ उसके बाद जब मैंने एनालिसिस की, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि सेकेंड अटेम्प्ट में ये सारी चीज़ों को मैं सही तरह से एड्रेस करूं। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स भी निकला और फिर उसके बाद सीधा रैंक भी आ गई।
अंशुल, हम जब भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कई सारे जो पहली बार एस्पिरेंट हैं हमेशा देर ऑलवेज यस कंसर्न मैम। कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, वैल्यू एडेड मटेरियल्स क्या होने चाहिए ताकि आप सबसे अलग आपकी प्रिपरेशन हो, जब आप आंसर्स लिखें तो वो सबसे अलग एग्जामिनर को काफी अपील करें। बट बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट है आप अपने बेसिक्स से जुड़े रहें और बेसिक्स को अच्छे से कंप्लीट करें, तभी जो प्रीलिम्स के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं चाहे मेंस में आते हैं वो आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिक्स कितना जरूरी है? मैम, एक्चुअली बेसिक्स इन इटसेल्फ इज एन एब्सर्ड टर्म। किसी को पता नहीं होता है कि भाई बेसिक्स है क्या। और मतलब लाइफ भी परपेचुअल जर्नी है कि भाई बेसिक्स पता तो चले कि है क्या बेसिक्स। पर क्योंकि बेसिक्स मेरे हिसाब से सबसे पहली जो चीज है जो मैं समझा हूँ इस एग्जामिनेशन से, सबसे पहले तो है मैम द नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। क्योंकि आपको आपका सिलेबस सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और उसका एक बिहेवियरल यूज होना चाहिए लाइफ में, कि भाई अगर मैं कुछ चीज पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे सिलेबस के किस हिस्से में आती है। कुछ अगर मैंने न्यूज पढ़ी या कोई थ्योरी का या आर्टिकल ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उसको कनेक्ट करना आना चाहिए कि वो मेरे सिलेबस के किस हिस्से से है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैम, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उतना ही ज्यादा वो रखते हैं। मैम तो सबसे पहले तो बेसिक ये है कि द नॉलेज ऑफ योर सिलेबस, और उसकी उसके अंदर जो चीजें हैं वो अपने सिलेबस से ही वो आपसे पूछता है कि भाई ये क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और आपका स्टडी मटेरियल है मैम। जितना ज्यादा क्लोज आपका स्टडी मटेरियल आपके सिलेबस से होगा, उतनी आसान उसी उतनी आसानी से आपकी आपका जो पढ़ाई है वो उतनी आसानी से होगी ना। अंशुल, ये हमने बात कर ली जितने भी कैसे आपको एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी चॉक आउट करनी है और जो भी इंटरव्यू स्ट्रैटेजी आपकी रहती है। अब मैं जी आगे जी मैम। चलती हूँ और मैं इंटरव्यू की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में यू हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट 128 आउट ऑफ यस 150। तो बहुत यस जरूरी है इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं उसके लिए भी बहुत ही कॉशियसली तैयारी करना। ऑल्दो ये यस पर्सनालिटी टेस्ट है बट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर रैंक अगर आप अच्छा परफॉर्म यस कर रहे हैं। तो अंशुल, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, आई वुड से थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ ऑल द मॉक टेस्ट जो मैंने दिए थे, सबसे डिफिकल्ट मेरा इंटरव्यू ही था और सबसे ज्यादा अनसर्टेन था। यहाँ पे जो इंटरव्यूज इस एग्जामिनेशन में जो इंटरव्यू का रोल बढ़ गया है, वो सबको नोटिस करना चाहिए मैम। क्योंकि जैसे मैंने 128 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 150, जो दूसरे 7 पेपर हैं शायद एक या दो में ही मैंने उससे ज्यादा नंबर लाए थे, जो कि 200 मार्क्स के 7 पेपर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी एग्जामिनेशन में। और क्योंकि मैम हमारे यहाँ जो इंटरव्यू होता है, इट इज इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जो हमारा रेज्यूमे होता है, जो हम डैफ या फिर जो भी अपना फॉर्म भरते हैं, वो उसी से कनेक्टेड होता है। पर उसी से उसमें कुछ कुछ फैक्चुअल और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी निकलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा समय इस चीज में दें कि हम हाउ डू वी रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, और दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोगों से बात करें, इसकी प्रिपरेशन को सिंसियरली करें मैम। जो 20 दिन का या 30 दिन का समय मिलता है, उसे हमें पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। मॉक इंटरव्यूज देने हैं, और जो जो हम बोलते हैं हमें मेक श्योर करना है कि वो इतना अच्छे से आर्टिकुलेटेड हो कि रिसीवर को वो एक बार में ही समझ में आ जाए, मुझे 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन उसमें बोलनी ही ना पड़े। अंशुल, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम ऐसा भी कहते हैं कि आपको ऑलरेडी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको खुद अज्यूम करना है कि अगर आप ऑफिसर के तौर पे होते तो आप कैसे यस आंसर मैम। करते, कैसे सोचते, उसी हिसाब से आप इंटरव्यू में जाएं। तो क्या ये जो बेसिक, अगर हम ये प्रोसीजर कहें ऑफिसर लाइक सोचना, इंटरव्यू में वैसे ही मच्योरली आंसर करना, वो कैसे डेवलप होगा? क्या फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन से और जो आपकी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन पैरेलली चलनी चाहिए? मैम, आई वुड सजेस्ट कि अगर हम समय दे सकते हैं इंटरव्यूज के लिए पहले से ही, तो इट विल बी बेटर। पर क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि हम स्पेसिफिकली इंटरव्यू की तैयारी कर पाए, हमें अपने मेंस की आंसर राइटिंग में जब हम आंसर लिखते हैं, तो वी मस्ट पे अटेंशन टू हाउ वी थिंक अबाउट हाउ वी राइट आवर आंसर्स।
जिस तरह से हम आंसरों को देने के आंसर लिखने से पहले सोचेंगे, उसी तरह से हमें आंसर बोलने से पहले भी सोचना है। और क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो वी आर इसेंशियली एकेडमिशियंस, हम हम सच्चाई को हार्डकोर तरीके से कह सकते हैं, पर जब वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमको जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं उसका भी ध्यान होना चाहिए। वी हैव टू बी बैलेंस्ड इन व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी आर सेइंग एक्चुअली। तो हालांकि जो हम मेंस के आंसर लिखते हैं वो भी कुछ इसी तरह ही होते हैं। हम बहुत ज्यादा उसमें एक यूनिलैटरल ओपिनियन नहीं दे सकते, हमें बैलेंस्ड रहना चाहिए। और यही जो बैलेंस्ड आंसर राइटिंग की टेक्निक है, यही मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्म होती है एक बैलेंस्ड सोच में और एक बैलेंस्ड इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से। अंशुल, ये आपका पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था सिविल सर्विसेज सीजीपीएससी में। यस क्या आप कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो और उसको आपने कैसे टैकल किया? जी मैम, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि तुम क्या करते हो? तो मैम आई सेड सर मैं स्टूडेंट हूँ। तो बोलते नहीं तो सब लोग हंसने लगे, तो यार स्टूडेंट कहाँ हो तुम तो बेरोजगार हो, तुम जॉब मांगने मांगने आए हो। तो मैं बोला, ये सर मतलब, फिर सब हंसने लग गए हम लोग। तो कुछ ऐसे ही, कुछ ज्यादा कहने को तो था नहीं। तो मैंने कहा मैम सर, हम लाइफ के हर एज में लर्निंग होती है, तो इसेंशली हम सब हर समय स्टूडेंट ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस सही है। ये सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके बाद ऐसे ही कुछ कुछ पर्सनल सवाल थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। और मैम इन पर्टिकुलर तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, पर सबसे पहला सवाल था जो कि इंटरव्यू का मूड सेट किया था। इनफैक्ट निकलते समय मेरे को जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने बोला भी कि गुड, तुम डरे नहीं, इस तरह की चीजें। तो काफी ज्यादा मुझसे पूछा गया था सवाल। मुझसे ये पूछा गया था कि भाई तुमको जब यही करना था तो ग्रेजुएशन के बाद ही आ जाते, तुम्हें आईआईटी की दिल्ली की ये एमटेक करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा सर, एक लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए था, अच्छी जगह से पढ़ने का। वहां पे जब मैं गया था तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ की लाइब्रेरी देखी, तो मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस था उससे और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। तो उनका नेक्स्ट सवाल यही था कि भाई अब तुम्हें छत्तीसगढ़ के सुकमा में मान लो नायब तहसीलदार बना दिया जाएगा, तो तुम वहाँ कैसे रहोगे, तुम तो भाग जाओगे वहां से। तो ऐसा सवाल मुझसे पूछा गया था, तो उसका भी मैंने आंसर दिया कि नहीं सर, जो भी जॉब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे दिया जाएगा जिस भी पोस्ट में, उसको मैं पूरे ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ करूंगा। बस यही मुस्कुराते हुए। उसके बाद इससे ज्यादा तो कोई एकदम पिक्यूलियर सवाल नहीं था, कुछ फैक्चुअल सवाल थे और नथिंग इन पर्टिकुलर कोई ऐसा बताना। अंशुल, क्या आप सारे क्वेश्चंस आपने आंसर किए थे? नहीं मैम, एक्चुअली मेरी हॉबी फुटबॉल थी। तो एक पैनलिस्ट ने मुझे ये पूछा था कि उन्होंने कुछ कोट किया था कि आई वुड प्रेफर ऐसे लोग जो फुटबॉल खेलते हैं ओवर रिलीजियस पीपल। ये किसने कहा था उन्होंने पूछा। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था बिल्कुल, मैं तो जानता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो वही हंसते हंसते मैम आई एम सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर कहा मैंने। ऐसे कई सवाल थे मैम, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, पर दो तीन सवाल ऐसे थे जो मैंने आंसर नहीं दिया था जिसका। अंशुल, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू ने मुझे करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए, कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहने के लिए अपने ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू काफी हेल्प करी है। कुछ कुछ एक्सप्लेन्ड और वो उस तरह के करंट अफेयर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वीडियोस आते हैं, उनको जरूर देखा था मैंने इंटरव्यू के पहले। हालांकि आपके टॉपर्स के वीडियोस काफी अच्छे हैं, इस इंटरव्यू के पहले भी मैंने देखा। ओके। जी अंशुल, हमने आपसे आपके जर्नी के बारे में डिस्कस किया और बेसिक्स कितना जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, उसके उसको आपने बताया। और क्योंकि कई बार ऐसा जी होता है कि एस्पिरेंट बड़ी बड़ी बुक्स, बड़े बड़े रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद जो बेसिक्स रहता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, और वो शायद सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अंशुल, यस, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।